सीरीज के शुरुआत में हमें एक डंजन को दिखाया जाता है जिसको देखकर कोई बोलता है कि ये जो चीज है वो पता नहीं कहाँ से अपीयर हो गई। इसके बाद हमारे मेन कैरेक्टर को दिखाया जाता है जो बोलता है डंजन को देखकर कि आखिर ये डंजन मॉडर्न जापान में कहाँ से आ गया, ये तो दूसरी दुनिया के डंजन के जैसा ही है। इसके बाद हमारा हीरो डंजन में एंटर करता है और डंजन को देखते हुए कहता है कि ये सच में दूसरी दुनिया के डंजन के सिमिलर ही है और ऐसा लगता है कि मैंने इस डंजन को पहले भी कहीं देख चुका है। फिर ये हमें आगे बताता है कि लगभग 2 हफ्तों पहले मैं एक होल के द्वारा दूसरी दुनिया में समन कर लिया गया था और उस समय मैं 9th ग्रेड में था। पता नहीं कैसे, लेकिन मैं एक होल के अंदर में जो कि ग्राउंड में था उसमें गिर गया और जब मैंने अपनी कॉन्शियसनेस गेन की तो मैं एक दूसरी दुनिया में था। हमें हीरो को दूसरी दुनिया में दिखाया जाता है और जब अपनी आंखें खोलता है तो इसके सामने एक किंग बैठा होता है और जो वो किंग होता है वह बोलता है कि करेजियस समन्ड वॉरियर फुरुयार हिरुइजी। हम इसको हीरो बुलाएंगे, इसका नाम काफी ज्यादा ही डिफिकल्ट है। किंग आगे बोलता है कि हमारा जो वर्ल्ड है वह एक्सटिंक्शन के डेंजर में है, प्लीज डीमन किंग को डिफीट कर दो और हमारे वर्ल्ड को बचा लो। ये सुनकर हीरो का तोते उड़ जाते हैं और ये कहता है कि है मैं नहीं करूँगा और इससे बढ़कर मैं ये कर ही नहीं सकता। किंग इसकी बात को सुनकर काफी हैरान होता है। एमसी आगे कहता है कि मेरा एक एंट्रेंस एग्जाम है नेक्स्ट ईयर के लिए, बस 2 ही हफ्ते बचे हैं, स्कूल खुलेगा और मेरा एग्जाम होगा, तो प्लीज मुझे मेरे दुनिया में वापस भेज दो। तभी यहाँ पर एक प्रिंसेस आते हुए बोलती है कि कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, मैं तुम्हें तुम्हारी दुनिया में वापस भेज सकती हूँ। किंग इसको देखकर बोलता है कि डेनारिस तुम यहाँ क्या कर रही हो। डेनारिस यानी कि प्रिंसेस, हम इसको प्रिंसेस ही बोलेंगे, आगे कहती है कि लेकिन जो दूसरे वर्ल्ड में ट्रांसफर रिक्वेस्ट होता है उसको पूरा करने के लिए मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ती है, तो तुम्हें वेट करना होगा जब तक कि हम मैजिक स्टोन को खोज नहीं सके तो तुम वापस नहीं जाओगे, इसलिए तुम्हें वेट करना होगा। हीरो प्रिंसेस से कहता है कि इसमें कितना समय लग सकता है। प्रिंसेस बोलती है कि दूसरे वर्ल्ड में किसी इंसान को भेजने के लिए एक बहुत बड़ी मैजिक स्टोन की जरूरत पड़ती है, लेकिन हमारे पास अभी इतना बड़ा मैजिक स्टोन नहीं है, उसको ढूंढने में हमें लगभग 50 साल तो लग ही जाएंगे। 50 साल की बात सुनकर हीरो काफी हैरान होता है। हीरो बोलता है कि मुझे अभी के अभी यहाँ से भेजो, मैं यहाँ से जाना चाहता हूँ। प्रिंसेस बोलती है कि अगर तुमने डीमन किंग को डिफीट कर दिया तो तुम इजीली अपने वर्ल्ड में वापस जा पाओगे, क्योंकि उसके मरने पर एक बहुत बड़ा मैजिक स्टोन प्रोड्यूस होगा। फिर हीरो नरेटिव करते हुए हमें बताता है कि इसके बाद कुछ महीने बीत गए, मैं एक हीरो बनने के रास्ते में चल रहा हूँ और इतना ही नहीं, मैंने डीमन किंग को डिफीट करने का मन भी बना लिया है, क्योंकि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ। और ये सब कहते कहते मॉन्स्टर से लड़ रहा होता है। तभी ये मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है और हाँफते हुए खड़ा होता है और कहता है कि मैं यहाँ पर समन किया गया क्योंकि मेरा जो पोटेंशियल है वह काफी ज्यादा ही अच्छा है। अगर मैं स्ट्रॉन्गर नहीं बना तो मेरा उस वर्ल्ड और इस न्यू वर्ल्ड में कोई भी फर्क नहीं रहेगा, क्योंकि वहाँ पर मैं बस एक ऑर्डिनरी पर्सन था और यहाँ पर एक हीरो हूँ। फिर अपने घुटनों के बल बैठ जाता है हाँफते हुए। तभी इसके ऊपर कोई हीलिंग का यूज करता है, ये और कोई नहीं प्रिंसेस होती है। हीरो इससे बोलता है कि तुम्हारा धन्यवाद। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए बोलती है कि इसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, जब तक कि तुम एक वॉरियर बन रहे हो तब तक। हीरो चबी फेस बनाते हुए कहता है कि क्या सच में। प्रिंसेस आगे बोलती है कि मैं सच में काफी ज्यादा ही चिंतित हो गई थी जब तुम ऑलमोस्ट फर्स्ट टायर के स्लाइम द्वारा मारे जाने वाले थे। हीरो प्रिंसेस से कहता है कि ये तो मत बोलो बीच में, मुझे महसूस हो रहा है कि मैं धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग बनता जा रहा हूँ। क्या यहाँ पर हम अपने लेवल को देख नहीं सकते कि हम कितने लेवल में हैं? इससे हमें सही स्ट्रेंथ के बारे में पता चलता है, ह्यूमंस के बारे में। जिसमें प्रिंसेस कहती है कि नहीं, ऐसा कोई भी वे नहीं है। हीरो इस पर बोलता है कि तो हमें बस कैजुअली फाइट करना होगा। फिर हीरो प्रिंसेस से कहता है कि प्रिंसेस क्या तुम्हारा सही है कि तुम यहाँ पर अकेले आ सकती हो, तुम्हारे जान को खतरा हो सकता है। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए कहती है कि तुम्हें मेरे बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, जो एक लो टायर के मॉन्स्टर के द्वारा पूरी तरह मारा जाने वाला था, और तुम अगर रिकवर हो चुके हो जल्दी तो तुम फिर से फाइट करने के लिए एबल हो।
तो क्या तुम ब्रेक लोगे या फाइट करोगे? एमसी सोचता है कि ये मेरे से स्ट्रॉन्ग है। प्रिंसेस आगे कहती है कि मैं ये लो टायर के मॉन्स्टर को आसानी से हरा सकती हूँ। एमसी इस बात को सुनकर हैरान होता है और प्रिंसेस को बोलता है कि तो ठीक है, तुम यहाँ पर आ सकती हो। प्रिंसेस मुस्कुराते हुए वहाँ से जा रही होती है और कहती है कि मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगी जब तक कि तुम अपने आप को हील करने के लायक नहीं हो जाते। अगर तुम मर गए तो हमारे लिए ही प्रॉब्लम हो सकता है, इसीलिए तुम मेरा शुक्रिया अदा कर सकते हो। अभी के लिए एमसी उसको थैंक यू बोलता है। फिर एक साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी एक बड़े से मॉन्स्टर को डिफीट कर देता है और मुस्कुराते हुए कहता है कि मैंने एक लो टायर के बॉस को डिफीट कर दिया। ये जो डंजन है अब कंप्लीट हो चुका है ना? प्रिंसेस यहाँ से धीरे से चल कर आती है और कहती है कि मैंने ये जरा सा भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इस पूरे साल में तुम इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाओगे और फर्स्ट टायर के डंजन को अकेले क्लियर कर लोगे। अब मुझको सिर्फ फ्यूचर के बारे में चिंता है। हीरो इससे बोलता है कि जबकि अब मैंने बहुत सारे मैजिक को लर्न कर लिया है, हमें नेक्स्ट डंजन को जल्द से जल्द कंप्लीट करना होगा। इससे भी बढ़कर तुम मुझे अभी भी फॉलो क्यों कर रही हो? तुम जानती हो कि मैं अब हीलिंग मैजिक को यूज कर सकती हूँ। प्रिंसेस इस पर वाव कहती है और आगे कहती है कि अनबिलीवेबल, क्योंकि अगर तुम्हारा माना खत्म हो गया तो तुम मैजिक का यूज जरा सा भी नहीं कर पाओगे। हीरो कहता है तो ऐसी बात है, लेकिन ये बात तो मैं पहले से जानता हूँ। प्रिंसेस थोड़ी सी ब्लश करते हुए बोलती है कि मैं तुमसे कह रही हूँ कि मैं तुम्हें कंपनी करूँगी जब तक कि तुम मैजिक पोशन बनाना सीख नहीं लेते। हीलिंग मैजिक के ऊपर पूरी तरह से निर्भर होना ये सच में डेंजरस हो सकता है। हीरो कहता है कि तुम्हारा धन्यवाद इन सब के लिए और कहता है कि ये लड़की सुंडारे टाइप है। फिर हमें 6 मंथ बाद का दिन दिखाया जाता है जहां पर एमसी एक सेकंड टायर के मॉन्स्टर को हरा कर सेकंड टायर के डंजन को कंप्लीट कर लेता है और कहता है कि अब मैं हीलिंग पोशंस को भी बना सकता हूं। प्रिंसेस एमसी के पास आती हुई कहती है कि यह तो तुम्हारे लिए काफी ज्यादा ही नेव है। तुम्हें क्या लगता है कि यहाँ पर कितने ज्यादा डंजन्स अभी भी हैं? फिर चलते हुए बताती है कि यहाँ पर अभी भी बहुत सारे डंजन बाकी है। एमसी बोलता है कि क्या हमें सच में सारे के सारे डंजन्स को कंप्लीट करने की जरूरत है? नहीं, ये मैं नहीं कह रहा कि ये हमारी मेन प्रायोरिटी तो नहीं है ना। हमें तो बस डीमन किंग को डिफीट करना है। प्रिंसेस बताती है कि जो डीमन किंग है वह इन सभी डंजन बॉसों से कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है। यूँ कहूँ कि तुम अभी उन डीमन किंग को डिफीट करने के लायक नहीं हुए हो और जब तक कि तुम सारे डंजन्स को अकेले क्लियर करने के लायक नहीं हो जाते तब तक तुम डीमन किंग को हराने के बारे में सोच भी नहीं सकते। हीरो बोलते हैं कि क्या सच में? प्रिंसेस शर्माते हुए बोलती है कि ये काफी ज्यादा ही ट्रबलसम होगा अगर तुम ऐसे ही मारे गए। मैं चाहती हूँ कि मैं तुम्हें और भी ज्यादा ट्रेन करूँ। हीरो इसकी बात को सुनकर ब्लश करता है और कहता है कि लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि ये अननेसेसरी है कि तुम मुझे अभी भी कंपनी कर रही हो? प्रिंसेस इस पर बोलती है कि स्टूपिड मत बनो, मैं तुम्हें फॉलो कर रही हूँ क्योंकि अगर तुम्हारा माना खत्म हो गया तो तुम डंजन के अंदर में ही फंसे रह जाओगे। फिर शर्माते हुए बोलती है कि जो पोशंस है वह तुम्हारे माना को रिकवर करने में सक्षम नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें अकम्पनी करूंगी जब तक कि तुम माना पोशन बनाना सीख नहीं लेते। एमसी फिर इस पर अपने मन में बोलता है कि ये तो टुंडारे टाइप है। फिर हमें 5 साल बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी एक बड़े से ड्रैगन से लड़ रहा होता है। तभी जो ड्रैगन होता है वह प्रिंसेस के ऊपर हमला कर देता है। प्रिंसेस इसे देखकर चौंक जाती है और एमसी पीछे पलट कर देखता है और कहता है कि सीट। तभी जो प्रिंसेस होती है वह अपने आंखें बंद कर लेती है। फिर थोड़ी देर बाद अपनी आंखों को खोल कर देखती है। एमसी ने उस बड़े से ड्रैगन को मार दिया होता है और कहता है कि ये काफी ज्यादा नजदीकी मामला था। मैं खुश हूँ कि तुम समय पर बच गई। फिर ये दोनों यहाँ से जाते हुए बात कर रहे होते हैं। एमसी प्रिंसेस से कहता है कि अगर हम इसी तरह काम करते रहे तो हम मात्र सिर्फ 2 सालों में डीमन किंग से लड़ने के लिए योग्य हो जाएंगे। हम पहले ही डंजन के हाफ स्टेज तक पहुँच चुके हैं। प्रिंसेस एमसी का नाम बोलती है और कहती है कि मैंने तुम्हें लगभग पूरी तरह से नीचे ड्रैग कर दिया था।
इससे तुम्हारा जान खतरे में आ सकता था, है ना। प्रिंस इसे कहते कहते सैड होती है। एमसी कहता है कि तुमने सही कहा, अगर मैं अपने करंट एबिलिटी की बात करूं तो मैं तुम्हें और मॉन्स्टर को एक साथ हराना और प्रोटेक्ट करना नहीं कर सकता हूं। अब जब मैंने माना पोशंस बनाना सीख लिया है तो मैं चाहता हूं कि तुम मेरा इंतजार कैसल में करो। प्रिंसेस इसकी बात सुनकर इसको थोड़ा सा मारती है और गुस्सा होती है। फिर प्रिंसेस मुंह फुलाते हुए कहती है कि अब मुझे एक ट्रीट चाहिए। एमसी इसकी ऐसी हरकतों को देखकर शर्माता है और कहता है कि मैं खुश हूँ कि तुम मेरी साइड हो डेनरिस, तुम्हारा इसके लिए धन्यवाद। प्रिंसेस भी मुस्कुराते हुए कहती है कि इसमें थैंक यू कहने वाली कोई भी बात नहीं है। फिर प्रिंसेस आगे कहती है कि इस वर्ल्ड के जो पीपल्स है वह डीमन किंग को डिफीट नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर ये तुम हो तो मैं जानती हूँ कि तुम जरूर ये कर सकते हो। एमसी इस पर कहता है कि मैं अपना बेस्ट ट्राई करूंगा। अब जबकि मैं अपना घर जाना चाहता हूँ तो प्रिंसेस जाते हुए कहती है कि मैं तुम्हारा कैसल में वेट करूंगी। फिर हमें एमसी बताता है कि अब लगभग 10 साल बीत चुके हैं। मैं ऑलमोस्ट बहुत बार मारा जाने वाला था, बट मैंने फाइनली डीमन किंग को हरा दिया। हमें रॉयल स्टेट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर किंग एमसी को बोल रहा होता है कि वॉरियर र्यूजी तुम्हारा धन्यवाद डीमन किंग को हराने के लिए, और आगे बोलता है कि अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो इस पूरी दुनिया के बिहाफ में मैं तुम्हारा शुक्रगुजार हूँ। मैं तुम्हारा अपने दिल से धन्यवाद करता हूँ, लेकिन क्या तुम श्योर हो कि तुम अपने दुनिया में वापस जाना चाहते हो? अगर पॉसिबल हुआ तो तुम यहाँ पर मेरी बेटी डेनरी से शादी करके रोक सकते हो और मेरे रोन को भी अपना सकते हो। ये सुनकर प्रिंसेस शर्माने लगती है। तभी एमसी बोलता है कि मैं अपने घर वापस जाना चाहता हूँ, मैं अपनी फैमिली को वापस से देखना चाहता हूँ। प्रिंसेस ये सुनकर काफी ज्यादा ही हैरान होती है। एमसी इससे सॉरी बोलता है। प्रिंसेस रोने लगती है। तभी एक ओल्ड मैन प्रिंसेस को शांत कराने लगता है। अब इसके लिए तो मुझको भी बुरा लग रहा है। तभी डेनरिस यानी कि प्रिंसेस अपना मैजिक परफॉर्म करने लगती है और चैटिंग करने लगती है। एमसी सर्कल में खड़ा होता है। डेनरिस चैटिंग कर रही होती है। तभी एमसी के नीचे से काफी ज्यादा रोशनी निकलने लगती है। एमसी जाते हुए कहता है कि डेनरिस अपना ख्याल रखना। डेनरिस गुस्से के साथ कहती है कि शट अप डमी, अब तुम यहाँ से जा सकते हो। ये शर्माते हुए बोल रही होती है और रोते हुए भी। तभी एमसी के नीचे से यानी कि मैजिक सर्कल से काफी ज्यादा रोशनी निकलती है। एमसी उसी के नीचे जा रहा होता है और जहाँ से ये होल के नीचे गिरा था अपने रियल वर्ल्ड में, उसी होल से वापस निकल जाता है और कहता है कि और इसी तरह मैं अपने दुनिया में वापस आ गया। तभी इसके सामने से एक लड़की आ रही होती है और कहती है कि आखिर तुम्हारे साथ क्या हुआ र्यूजी, हम इसको हीरो ही बुलाएंगे, नाम नहीं लेंगे। हीरो बोलता है कायोको ये तो तुम हो। फिर हमें इसके बारे में बताया जाता है ये मित्सुहाशी कायोको है, हम इसको कायोको बोलेंगे। मैं इसके साथ ही सेम क्लास में हूँ जब हम छोटे बच्चे थे तब से। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो ये मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड है। कायोको को कुछ समझ में नहीं आता। तभी एमसी से बोलता है कि तुम तो हमेशा की तरह ही दिख रही हो, तुम अभी तक मिडिल स्कूल में क्यों हो? कायोको इस पर बोलती है कि तुम्हें क्या कह रहे हो? फिर वो अपने मन में कहता है कि क्या इस दुनिया में अभी तक 10 साल नहीं बीते हैं, तो आखिर मेरे बारे में क्या? फिर वो कायोको से कहता है कि क्या तुम मुझे अपना मिरर थोड़े समय के लिए दे सकती हो? कायोको को समझ नहीं आता। दे देती है वो अपने मिरर को। फिर अपने आप को आईने में देखता है और कहता है कि क्या वो टुंडारे प्रिंसेस ने मुझे अपने पुराने वर्ल्ड में जब मैं मिडिल स्कूल में था तब भेजा है। फिर वो इस पर कुछ नहीं बोलता। फिर हमें फुरुतानी हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर इसकी जो मदर होती है वह बैठी होती है और एमसी बोलता है कि फाइनली 10 साल के बाद मैं अपने घर वापस आ गया। इसकी जो मदर होती है बोलती कि र्यूजी आखिर क्या हुआ, क्या तुम्हारी मदर के फेस में कुछ लगा है जो तुम मुझे ऐसे देख रहे हो? फिर वो मुस्कुराते हुए कहता है कि नहीं कुछ नहीं लगा है, मैं बस ऐसे ही देख रहा था। मैं कल तक तो दूसरे वर्ल्ड में था तो बस मुझे आपको देखने का मन कर गया। इसमें इसकी मदर मुस्कुराते हुए कहती है कि आखिर तुम्हें क्या कर रहे हो, क्या तुमने कोई बुरा सपना देखा है? फिर वो अपने आप से कहता है कि मुझे लगा था कि मेरे बातों के ऊपर कोई भी विश्वास नहीं करेगा और ऐसा ही हो रहा है। फिर इसकी मदर कहती है कि ओह हाँ, मैं तुम्हारे डैड के साथ शॉपिंग करने के लिए जा रही हूँ, तो इस हाउस का ख्याल रखना
जब तक कि हम वापस नहीं आ जाते, ठीक है ना। जिस पर हीरो बोलता है कि ठीक है वह से फिर हीरो यहाँ से बाहर निकलने लगता है कुछ समय बाद और गुनगुनाते हुए निकलता है और कहता है कि चलो कुछ पोटैटो चिप्स और सोडा और उसके बाद कुछ एनीमे खरीद कर लाते हैं और इस वर्ल्ड में एंजॉय करते हैं। ये कन्वीनियंस स्टोर से बाहर आता है सभी चीजों को खरीद कर और कहता है कि जो वर्ल्ड है वह सच में बेस्ट है और ये खुशी खुशी जा रहा होता है और कहता है कि मैं सच में काफी ज्यादा खुश हूँ कि मैं वापस आ गया। तभी जो इसकी दोस्त होती है वो यहाँ पर आती है कायो को और कहती है कि र्यूजी क्या तुम्हें पता नहीं है कि जो तुम्हारे पेरेंट्स है वह बहुत बड़े ट्रबल में है। ये सुनकर इसके पैरों तला जमीन खिसक जाती है और कहती है कि क्या हुआ मेरे मॉम और डैड को। कायो को बताती है कि जो कार है जिसे तुम्हारे पेरेंट्स ड्राइव कर रहे थे वो ट्रक के द्वारा स्ट्राइक कर दी गई। फिर कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर एमसी अपने माता पिता को देख रहा होता है। डॉक्टर बोलता है कि अनफॉर्चुनेटली ये लोग इंस्टेंटली ही पास्ट हो गए, मतलब खत्म हो गए। फिर वो अपने पेरेंट्स की ऐसी हालत देखकर अचानक से जोन आउट हो जाता है और अपने आप से कहता है कि जिस समय मैं इस वर्ल्ड में वापस आया उसी समय ये होना था। क्या ये मजाक है? क्या ये डीमन किंग का कर्स है या ये डीमन किंग को सब्जुगेट करने का फल है? यही एक रीजन है जो मैं अभी सोच पा रहा हूँ। फिर इसके पेरेंट्स का फ्यूनरल होता है इसके घर में। फिर कुछ समय बाद इसके रियल हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कायको आ रही होती है और इसके पेरेंट्स के एसेस को इसके सामने रखती है और कहती है कि ये तुम्हारा पेरेंट का एसेस है, क्या मैं इसको यहाँ पर रख दूं? जिस पर एमसी बोलता है कि रख दो, तुम्हारा धन्यवाद। फिर कुछ समय बाद जो कायको होती है वहाँ से जा रही होती है। एमसी इसको फिर से थैंक यू बोलता है और अपने मदर फादर की फोटो को देखते हुए कहता है कि मदर फादर मैंने फाइनली डीमन किंग को डिफीट किया और अपने घर वापस आया। बट तभी इसके इस इमोशनल मोमेंट को तोड़ते हुए इसके जो फैमिली मेंबर्स होते हैं यहाँ पर दरवाजे को बहुत ज्यादा ठोक रहे होते हैं और बाहर से कहते हैं कि हमने पहले कहा था कि हम एक्वेंटेसेस हैं, तुम लोग यहाँ से बाहर जाओ, ये हमारी फैमिली है और ये हमारा रिलेशनशिप है। एमसी ये सुनकर हैरान होता है। तब इसके सारे के सारे फैमिली मेंबर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ये बीच वाला ओल्ड मैन बोलता है कि आखिर तुम्हें कितना पैसा मिला तुम्हारे पेरेंट्स के मरने के बाद लाइफ इंश्योरेंस से? क्या वो पैसा बहुत ज्यादा नहीं है? और ये सब ये हमारे हीरो को कह रहा होता है। एमसी उसको देखकर कहता है कि अंकल आखिर आप यहाँ क्या कर रहे हो? तभी जो इसकी आंटी होती है वो बोलती है कि बाय द वे जो सारे इंश्योरेंस के पैसे हैं और जो इस फैमिली के इनहेरिटेंस है वो हमारा है, तुम्हारे अंकल और आंटी का। जबकि तुम अब चाइल्ड हो तो लॉ के हिसाब से तुम सारे के सारे चीजों को हमारे हाथों में सौंप सकते हो। अब तुम्हारा इसमें कोई भी हक नहीं है। और ये इतनी ज्यादा एटीट्यूड के साथ बोल रही होती है कि एमसी को पसंद नहीं आता। एमसी अपने मन में कहता है कि ये क्या कह रही है। तभी इसकी जो आंटी होती है वो एमसी को डराने के लिए आंखों को बड़ी करती है और कहती है कि अगर तुम हमें कैश नहीं दोगे तो हम तुम्हें पुलिस में हैंडल कर देंगे और जो तुम्हारा कैरियर है उसको पूरी तरह से खत्म कर देंगे और तुम्हें जुवेनाइल प्रिजन में भेज देंगे। कायको ये सब बाहर से देख रही होती है और कहती है कि र्यूजी मैं अब घर जा रही हूँ। इसका जो अंकल होता है वह बोलता है कि यहाँ पर एक लग्जरी वॉच होना चाहिए, कहीं न कहीं मैं उसको लेकर जाऊंगा। इसका दूसरा अंकल बोलता है कि तो मैं ठीक है, मैं एक ब्रांड सूट को लेकर जाऊंगा। जबकि जो डैड है उसके ऊपर ये फिट नहीं होते तो फिर ये दोनों र्यूजी के पास आ जाते हैं और कहते हैं कि जल्दी करो और जो फ्यूनरल के फंड्स हैं उसको हमें दे दो। जो शिपिंग कंपनी है उससे भी जो तुम्हें फंड्स मिले हैं वो सब हमें दे दो। इसका दूसरा अंकल बोलता है कि और मुझको इस लैंड का जो सर्टिफिकेट है उसको दे दो। इसके लिए हमें लॉयर के पास जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम हमें इजीली दे सकते हो। इसकी आंटी चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर सभी के सभी रिंग्स और ज्वेलरी कहाँ है? र्यूजी सभी के सभी चीजों को मेरे पास ला दो। र्यूजी इन सब की हरकतों को देखते हुए कहती है कि ये सब मेरे रिलेटिव्स है। नहीं नहीं, आखिर ये पीपल्स क्या कह रहे हैं, क्या सोच रहे हैं जो यहाँ पर ऐसे आ गए? क्या एक प्रैंक है? तभी एमसी एक कोल्ड लुक के साथ कहता है कि पैसे और जो मेरे पेरेंट के बिलोंगिंग्स है उसको मैं तुम्हें तो देने वाला बिल्कुल भी नहीं हूँ। ये सुनकर इसके जो रिलेटिव है वो हैरान होते हैं और गुस्से के साथ उसके ऊपर चढ़ते हुए कहते हैं कि तुमने अभी क्या कहा? तुम नहीं जानते कि मैं कौन हूँ? मैं एक प्रेस्टिजियस फैमिली का हेड हूँ, द तानाहाशी
एमसी मेरे फैमिली का नाम है और इसी की तरह बहुत सारी बातें बेफिजूल में कहती रहते हैं। एमसी इन सब को हल्के में लेते हुए कहता है कि इस तरह की एक्सक्यूज मेरे ऊपर वर्क नहीं करता। तुम लोग सब मैच्योर हो चुके हो, लेकिन तुम लोग अभी भी बंच ऑफ इडियट्स हो। ये सुनकर इसकी अंकल और आंटी की सटक जाती है और गुस्से के साथ कहता है कि आखिर तुम्हें क्या कह रहे हो, इस तरह से बात करने की तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई। इसकी आंटी कहती है कि तुम अपने पेरेंट्स की तरह ही बहुत ज्यादा बदतमीज हो, हम तुम्हें एक लेसन सिखाएंगे। ये सभी के सभी उसको चारों तरफ से घेर लेते हैं और इसको डराने की कोशिश कर रहे होते हैं, लॉयर की धमकी देते हैं और इसको यहाँ तक कि जेल भेजने की और करियर को खत्म करने की बात भी कह देते हैं। ऐसा कहकर ये तीनों के तीनों लोग एमसी के ऊपर अचानक से अपने पंचेस से हमला कर देते हैं। फिर ये लोग कुछ देखकर चौंक जाते हैं। जो एमसी होता है वह इनके अटैक को काफी ज्यादा ही स्पीड में डॉज करके इनके पीछे आ जाता है। एमसी इतना स्पीड से मूव किया होता है कि ये लोग कुछ समय के लिए फ्रीज हो जाते हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आता, तब ये लोग एमसी के तरफ पलट कर पीछे देखते हैं। एमसी इनके पीछे खड़ा होता है चबी फेस बनाकर और सोच रहा होता है कि ये लोग आखिर कितने स्लो हैं। ये लोग तो सेकंड टायर के गॉब्लिन्स हैं, उनसे भी स्लोअर हैं। नहीं नहीं, ये लोग तो फर्स्ट टायर के स्लाइम से भी काफी ज्यादा ही स्लो हैं। फिर ये सभी लोग एमसी के पास जाते हैं और एमसी को कहते हैं कि यहाँ तुम क्या कर रहे हो, अपने जगह से मत हलो, यहीं पर रुको। जैसा कि एमसी वहाँ पर रुकने वाला है, एमसी अपने मन में सोचता है कि आखिर ये लोग इतना ज्यादा पैथेटिकली कैसे बोल सकते हैं। फिर इसके तीनों अंकल फिर से पोजीशन लेते हैं एमसी को मारने के लिए और उसके ऊपर फिर से पंचेस से हमला कर देते हैं। तभी एकदम से आवाज आती है। इसके अंकल आंटी काफी ज्यादा हैरान होते हैं। इसकी आंटी कहती है कि क्या तुमने उससे पक्का मारा है, तुमने क्या वो अजीब सा आवाज सुना। इसका अंकल भी कहता है कि हाँ हमने सुना। गाइस तुम लोग ठीक हो। एमसी फिर से चबी फेस बनाते हुए कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, तुम्हें मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये लोग चिल्लाकर एमसी से कहते हैं कि हम तुम्हारी बात नहीं कर रहे। तभी हमें इनके तीनों अंकल को दिखाया जाता है जो कि अपना हाथ पकड़कर बैठ गए होते हैं दर्द के मारे। इनमें से एक बोलता है कि तुम क्या कंक्रीट के बने हो, जितना ज्यादा सख्त हो। फिर जो आंटी होती है वह इन तीनों से कहती है कि क्या तुम ठीक हो। एमसी इनकी तरफ चलते हुए आता है और कहता है कि वेल जब तुम लोग यहाँ पर हो तभी इनके तरफ देखता है और अपनी स्किल हिप्नोसिस का इस्तेमाल करता है, जिनसे ये सभी के सभी लोग इफेक्ट होते हैं। एमसी एकदम कूल स्टाइल में चलते हुए आता है और कहता है कि अंकल आंटी अब आप लोग अपने मर्जी से हिल भी नहीं सकते और मूव भी नहीं कर सकते और कुछ बोल भी नहीं सकते, तो मेरे सवालों का सही सही आंसर देना, झूठ तो बोलना ही मत। इसके अंकल आंटी इसके तरफ मुड़ कर देखते हैं। एमसी बोलता है कि तुम लोग तो पैसे हड़पने में काफी ज्यादा ही अच्छे लग रहे हो और जितना मैं जानता हूँ तुम लोग कुछ समय से सभी के घरों में जाकर इसी तरह पैसे हड़प रहे हो, उनको डरा कर या धमका कर या किसी और रास्ते से। इसका अंकल इविल स्माइल करते हुए बताता है कि क्या तुम लोग मेरे से इम्प्रेस नहीं हो, मैं काफी ज्यादा स्मार्ट हूँ, तुम जैसे स्टूपिड पर्सन कुछ नहीं कर सकते हैं इस जैसे काम में, क्या तुम समझ रहे हो। एमसी अपने आप से कहता है कि ओ हाँ मैं समझ रहा हूँ, मैंने आप लोगों से एक्सपेक्ट नहीं किया था। फिर एमसी इन सभी से कहता है तो गाइस तुमने वो किया है क्या। शायद ये यहाँ पर अपने मॉम डैड के कार एक्सीडेंट के बारे में पूछ रहा है। इसके जो अंकल आंटी होते हैं वह कुछ नहीं बोलते। फिर ये जाकर अपने डाइनिंग चेयर पर बैठ जाता है और बताता है कि जो हिप्नोसिस स्किल है वह डिवन किंग के खिलाफ किसी भी काम की नहीं है, ये बस दूसरों लोगों से इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम आता है और इससे ज्यादा इसका कोई भी यूज नहीं है। ये जो वर्ल्ड के पीपल है उनके पास मैजिक रेसिस्टेंस एकदम 0 के बराबर है, इसीलिए यह इतना ज्यादा इफेक्टिव है इनके खिलाफ। फिर एमसी इनके सामने कुछ पैसों के लिफाफे को रख देता है और कहता है कि तुम लोगों ने जो मुझे इन पैसों के लिफाफे दिए हो उसके लिए तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। मैंने एक्सपेक्ट किया था कि तुम लोग इससे भी ज्यादा पैसे पकड़े रहे होगे। इसकी आंटी कहती है कि हमारे पास बस इतना है। एमसी कहता है कि ठीक है मैं इनमें से आधे पैसे को रख लूंगा। फिर इन सभी को अपने हाउस से बाहर भेजते हुए कहता है कि आप सभी का धन्यवाद जो आप लोग यहाँ पर आए और मुझको टीचिंग्स दिए और कॉमन सेंस सिखाए। मैं आप सभी को कुछ समय बाद कॉन्डोलेंस गिफ्ट भेजूंगा। आप लोगों को मुझे इन
7 दिनों में विजिट करने की कोई भी जरूरत नहीं है और हो सके तो 49 डेज तक तो मुझको जरा सा भी विजिट मत करना। फिर एमसी हमें बताता है कि मैंने अपनी हिप्नोसिस की मदद से अंकल आंटी के सारे पैसों को उनके एटीएम से निकलवाया और मेरे पास छुड़वा कर भेज दिया उनको। मैंने उन सभी को बस उनके ट्रांसपोर्टेशन के लिए ही पैसे दिए जिससे वे अपने घर चले जाए, और यहाँ तक कि वे लोग जो थे वह कंज्यूमर फाइनेंस से जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा पैसे भी ले सकते थे। मैंने उन सभी पैसों को अपने पास रखवाया कॉन्डोलेंस बैग के रूप में। अगर मैं सच बताऊं तो उस बैग के अंदर में मैंने जितना ज्यादा एक्सपेक्ट किया था उतना ज्यादा पैसा नहीं है। फिर अपने माता पिता के फोटो के सामने बैठ जाता है और कहता है कि मैं होप करता हूं कि वे सभी के सभी लोग इससे कुछ लेसन सीखे, बट अगर मैं मॉम डैड के साथ उस कार में होता तो जो एक्सीडेंट हुआ है वह नहीं होता और वे लोग बच जाते, मरते नहीं। और अगर मेरे जो पेरेंट्स मरे हैं अगर वे नहीं मरे होते तो जो मेरे रिलेटिव्स है वह शायद यहाँ पर नहीं आते। फिर अपने मदर फादर को एकदम सैड तरीके से देखता है और कहता है कि क्या मैंने सही चीज किया। फिर ये इमोशनल होकर रोने लगता है और खुद से कहता है कि यही मेरा फर्स्ट टाइम था जब मैं रोया, वो भी मेरे मदर फादर के एसेस के सामने। फिर हमें कुछ हफ्तों बाद का सीन दिखाया जाता है। एमसी और कायो को साथ चल कर कहीं जा रहे होते हैं। मैं भी ये लोग स्कूल से घर आ रहे हैं। कायो को बोलती है कि रियुजी क्या तुमने वो न्यूज सुना। एमसी रिप्लाई देता है कि क्या वो जिसमें बता रहे थे कि हमारा हार्वेस्ट इस सीजन अच्छा हुआ है। कायो को पाउट करती हुई बोलती है कि नहीं, मैं उस न्यूज की बात नहीं कर रही हूँ। वो न्यूज क्या तुमने सुना जो डंजन्स है वह पूरे दुनिया में अपीयर्स हो रहे हैं। एमसी ये सुनकर थोड़ा हैरान होता है। ये लोग चल रहे होते हैं। कायो को आगे बताती है कि मैंने कहा वो सही है, गेम्स की तरह जापान में भी डंजन जो है वह अपीयर हो रहे हैं जिसमें मॉन्स्टर्स होते हैं। उसके नीचे जाने पर ट्रेजर मिलते हैं। जो पूरी दुनिया के मिलिट्रीज हैं वह इसके ऊपर रिसर्च करना स्टार्ट कर चुके हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि उन सभी को ज्यादा कुछ पता नहीं चला है और जो जापान के अपोजिशन पार्टीज है वह इसके ऊपर काफी ज्यादा ही ऑब्जेक्शंस दिखा रहे हैं। वे लोग इसको मानना ही नहीं चाहते कि यहाँ डंजन्स भी अपीयर हो चुके हैं। जो अपोजिशन पार्टी है वह लोगों के साथ बस गेम खेल रही है। और अगर मैं तुम्हें अच्छे से बताऊं तो जो डंजन्स अपीयर हुए हैं उनके साथ ही जो माइंस है, ऑयल्स है और जो फील्ड्स है और जो कोल्स माइंस है वो भी सभी के सभी सूख चुके हैं। क्या ये क्रेजी नहीं है। फिर ये चिल्लाते हुए कहती है कि एक्सपर्ट कह रहे हैं कि आने वाले कुछ समयों में हम लोग हमारे सिविलाइजेशन को मेंटेन नहीं कर पाए अगर सब इसी तरह चलता रहा तो। अगर क्या होगा जब हम लोग अपने प्रिमिटिव डेज में वापस चले गए तो मैं तो सरवाइव ही नहीं कर पाऊंगी। एमसी इसके बात को सुनकर थोड़ा सा हैरान होता है और चबी फेस बनाते हुए कहता है कि हम लोग क्या प्रिमिटिव डेज में चले जाएंगे। ऐसा हुआ तो मैं तो एनीमे भी नहीं देख पाऊंगा। कायो को आगे बताती है कि जो गवर्नमेंट है वह पूरे जापान में इमरजेंसी रिसोर्सेज की मीटिंग रखी है, लेकिन जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि इससे काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम हो सकता है और वही लोग हैं जो काफी ज्यादा ही प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं। एमसी पूछता है कि लेकिन वो लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं। कायो को बताती है कि मैं इसके बारे में श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन शायद वे लोग इस आइडिया के खिलाफ हैं कि डंजन्स के बारे में हमें रिसर्च करना चाहिए। उन्होंने कहा कि अभी हमारे पास बहुत समय है, इसलिए ये ज्यादा नेसेसरी नहीं है कि हमें डंजन्स को होल्ड करके रखना चाहिए और जो रिसोर्सेज के डिप्लेशन है वह डंजन्स के अपीयरेंस के हिसाब से किया जाना चाहिए। अभी ये सही समय नहीं आया है। उन्होंने ऐसा कहा। एमसी की बातों को सुनकर अपने मन में कहता है कि ये तो पॉसिबल हो सकता है। एमसी कायोको से कहता है कि तो मैं उसको एक बार देखना चाहता हूँ जल्दी से जल्दी। कायोको बोलती है कि वह इंटरनेट में पड़ा हुआ है, वहाँ पर इंटरनेट में क्योस मचा हुआ है, तुम वहाँ पर जाकर देख सकते हो। एमसी अपने आप से कहता है कि मैं ऑनलाइन तो नहीं देखूंगा, उसके पास ही जाकर देखूंगा। तभी हमें इस डंजन का सीन दिखाया जाता है जो कि सीरीज के शुरुआत में दिखाया गया था। यहाँ पर काफी ज्यादा पुलिस वाले इसको कवर करके रखे होते हैं।
एमसी इन सब के सामने से चलकर जा रहा होता है एकदम स्टाइल के साथ और हमें बताता है कि इन लोगों ने काफी ज्यादा ही अलर्ट मचा रखा है यहाँ पर, लेकिन ये लोग मुझको देख नहीं सकते। मैं इनके सामने से आसानी से ट्रांसपेरेंसी स्पेल के कारण गुजर सकता हूँ। लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि अचानक से कहां से ये डंजन्स अपीयर होने लगे और इससे बढ़कर जो डंजन का एंट्रेंस है वो तो आगे नहीं बोलता। फिर ये डंजन में एंटर करता है और देखता है कि यहाँ पर कोई भी नहीं है और डंजन के अंदर जाते हुए अपने आप से कहता है कि मैं जानता था कि मैं इस डंजन को पहले भी देख चुका हूँ। ये तो उस वर्ल्ड के डंजन जैसा है जहाँ पर मुझे समन किया गया था। ये अपने हाथ में एक लाइट बोर्ड बुलाता है और उसी के साथ आगे बढ़ने लगता है और कहता है कि अगर ऐसी बात है तो मेरे पास बहुत सारा एक्सपीरियंस है पहले से। फिर हमें डंजन्स के अंदर फर्स्ट टायर के स्लाइम्स को दिखाया जाता है और सेकंड टायर के गोब्लिन्स को। एमसी कहता है कि अगर मैं कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ तो मुझको थोड़ा सा और अंदर जाके देखना होगा केयरफुली। फिर जो एमसी होता है इन सभी मॉन्स्टर को मारकर इनके सामने बैठा होता है और कहता है कि ये तो बिल्कुल सेम है उस वर्ल्ड के जैसा जहाँ से मैं यहाँ पर आया हूँ। फिर हमें दिखाया जाता है एमसी एक बड़े से ड्रैगन के सामने बैठा होता है जिसको एमसी ने ही हंट किया होता है और कहता है कि हम यहाँ पर मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं एकदम सेम ही तरीके से और इनका जो मैजिकल स्टोन्स होता है उसको हम लोग रिसोर्सेस के रूप में यूज कर सकते हैं। जब मॉन्स्टर को हंट डाउन करते हैं तो उनसे मैजिकल स्टोन्स उनके रैंक से हिसाब से गिरता है और अगर हम मॉन्स्टर को इसी तरह मारते रहे तो वह एंडलेसली यहाँ पर आते रहेंगे रिस्पॉन्ड होकर जब तक कि हम मेन डंजन बॉस को नहीं मार देते। इससे तो हमारे जो सारे रिसोर्सेज की प्रॉब्लम है वह रिजॉल्व हो गई होती। तो गवर्नमेंट ने अभी तक ये सब कदम उठाए क्यों नहीं। फिर आगे अपने आप से कहता है वहाँ से चलते हुए कि लेकिन फैक्ट तो ये है कि जो हमारे वर्ल्ड की सारी कंट्री के मिलिट्रीज हैं वह डंजन रिसर्च में फेल हो गई। उन्होंने प्रूव किया कि जो हमारे वर्ल्ड के सारे वेपन्स है वह इन मॉन्स्टर के खिलाफ इनइफेक्टिव है। देन यहाँ पर तो बस एक ही पॉसिबल है कि हम दूसरे वर्ल्ड के जैसा उन लोगों के ऊपर रिलाय करें जो इन मॉन्स्टर को मार सकते हैं, जैसा कि मैंने अपने पिछले वर्ल्ड में उन सभी लोगों के ऊपर रिलाय किया था। अगर मैं दूसरे शब्दों में कहूँ तो जो रिसोर्सेस हैं वह डंजन से सिर्फ उन्हीं लोगों के द्वारा क्लेम किए जा सकते हैं जो इसके काबिल हो और जो लोग मॉन्स्टर को हंट कर सकते हैं उनको एडवेंचरस कहते हैं। वही लोग हैं जो रिसोर्सेज को ऑब्टेन करके इस डंजन से बाहर ले जा सकते हैं। फिर जो एमसी होता है उस ड्रैगन को अपने आइटम बॉक्स में कलेक्ट करने लगता है और कहता है कि मैं अपने आइटम बॉक्स में इस ड्रैगन को कलेक्ट कर सकता हूँ और हमसे कहता है कि मेरे पास अभी भी होप है कि इस वर्ल्ड में भी ऐसे लोग जरूर होंगे जिनके पास एडवेंचरर वाली मेंटेलिटी होगी। मेरे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है एक एडवेंचरर की, तो मैं सोचता हूँ कि इस दुनिया में ऐसे भी पीपल होंगे जिनके पास सेमी पोटेंशियल होगा मेरे जैसा। फिर यहाँ से वह जाने लगता है और कहता है कि एस्केप और यहाँ से वह टेलीपोर्ट हो जाता है और यह सीधा टायर 1 डंजन के एग्जिट गेट के पास पहुंच जाता है और कहता है कि मैं तो काफी ज्यादा ही हंग्री हूँ। इस डंजन के बैटल के बाद मुझे कुछ लंच बाय करना चाहिए। मेरे घर जाने के बाद तभी ये कुछ देखकर हैरान हो जाता है। ये अपने हाथों को देखता है जिसमें लेवल 1 लिखा होता है और कहता है कि ये कैसा नंबर है। फिर तभी एक नरेटिव वॉइस आती है जिसमें बताया जाता है कि अगर मैं बताऊं तो उस लड़के का सभी के सभी एबिलिटीज एकदम सेम है पर फिर भी उसका लेवल 1 डिस्प्ले हो रहा है, ऐसा क्यों। और इसी के साथ यह जो चैप्टर होता है यहाँ पर खत्म होता है। और बस यह वीडियो यहीं पर खत्म। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय।